तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत को ट्रेड फ्रंट पर बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप ने भारत से होने वाले आयातों पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माने लगाने का ऐलान कर दिया। नया टैरिफ प्लान 1 अगस्त से प्रभावी होगा और ट्रंप ने इस कदम के पीछे रूस से भारत के निरंतर तेल आयात और लंबे वक्त से चली आ रही व्यापार बाधाओं को बड़ी वजह बताया। यानी अचानक ट्रंप साहब उठते हैं, ख्वाबो ख्यालों में क्या देख रहे थे पता नहीं, लेकिन याद आया कि अरे भारत और रूस तो दोस्त हैं, भारत तो रूस से तेल ले रहा है, भारत तो रूस से बहुत सारे हथियार ले रहा है, चलिए टैरिफ लगाएं। क्या यही कहानी है या कुछ और वजहें हैं? इसके कुछ लंबे संकेत हैं। क्या भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों से परे हटने से जब इनकार कर दिया तो फिर ट्रंप के पास और कोई चारा नहीं बचा? क्या ये वजह है या बात कुछ और है? लेकिन ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारत के साथ हमारा बहुत बड़ा व्यापार घाटा है, भारत हमारा दोस्त है, लेकिन उसने हमेशा बहुत ऊंचे टैरिफ लगाए हैं। उनकी नॉन टैरिफ बाधाएं सबसे कड़ी और अप्रिय हैं। तो इस तरह की तल्ख टिप्पणियों का भी इस्तेमाल किया गया है ट्रंप की ओर से। क्या इसके मायने हैं, समझते हैं आज खास मेहमानों से। अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट, और जब से ट्रंप पर ये टैरिफ का भूत सवार हुआ है तब से एक एक अपडेट जो है और उसका एनालिसिस बग्गा सर लगातार दे रहे हैं। मैक्सिमम जो सर की टिप्पणियां हैं, एनालिसिस हैं, प्रेडिक्शंस हैं, वो सटीक साबित हुए हैं। आज उनसे हम समझेंगे क्या मतलब है इसके। बहुत अरसे बाद आज हम अपने साथ पा रहे हैं अनुराग सिंह जी को, मैनेजिंग पार्टनर हैं एनसेट कैपिटल, और आज बग्गा सर और अनुराग सर की जोड़ी भी बड़े दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी है। और क्या मौका है, ज़बरदस्त मौका है, तो इसलिए आज इन दोनों के एनालिसिस आपको सुनने को मिलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी। बग्गा सर, सबसे पहले आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, क्या सर इतना ज़्यादा हम लोग अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख रहे हैं कि ट्रंप साहब चिढ़ गए? एकदम ऐसा लग रहा है कि चिड़चिड़े मूड से उन्होंने बिल्कुल फैसला ले लिया। देखिए, नमस्कार, और बहुत खुशी आज अनुराग के साथ भी कर रहे हैं शो बहुत दिनों बाद। तो यंग हैं, पंजाबी हैं, स्क्वॉश भी खेल लेते हैं, तो ऑलवेज वेलकम इनके इनसाइट्स देखने के लिए। तो ओवरऑल दीपक जी देखें तो ये पैंतरा है नेगोशिएशन में। ये बैठ के 15% पे आ जाएगा। चीन ने तो देखिए काफी इनको फ्रस्ट्रेट कर दिया पिछले 2 दिनों में, और आज चीन के स्पोक्स पर्सन का वक्तव्य भी आया कि कोर्शन और इस तरह का हमारा हाथ मोड़ने की कोशिश ना करें टैरिफ से, और हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को देखेंगे तो वो सर्वोपरि है। तो अब ये रशियन तेल क्या प्रैक्टिकली आप हटा सकते हैं 9 मिलियन बैरल या 5-6 मिलियन बैरल जो एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या वो हटा सकते हैं? कोई और उत्पादन कर सकता है इनका? कोई नहीं कर सकता। सऊदी 1.5-2 मिलियन बैरल ले आएगा, उससे ज्यादा नहीं है तेल दुनिया में ही उपलब्ध शॉर्ट टर्म में। हो सकता है 2-3 साल में अगर आप वेनेजुएला खोल दें या कुछ कर दें कहीं से आ जाएगा, बट ओवरऑल नहीं हो सकता। तो ये जो मांग रख रहे हैं भारत के ऊपर, 36% हमारा डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से आता है। 1960-70 के दशक के रिटायर्ड मिलिट्री लोगों से अगर आप पूछें, जिस तरह से रशिया भारत के साथ खड़ा रहा और जिस तरह से यूके और अमेरिका ने जो भी हमारे पास उनके हथियार थे स्पेयर पार्ट्स देने में इनकार कर दिया, सन 65 की लड़ाई, सन 71 की लड़ाई, दोनों में। तभी भारत ने एक तीखा सबक सीख लिया था कि इन लोगों के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते देश के डिफेंस के लिए। तो रशिया से आप मुड़ने नहीं वाले, ये तो तय है। अब इसको किसी तरह से यूएस को बचाना है। अब ये देखा है हमने कि ना फ्रेंड ना फो, किसी के साथ ये सगे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए था, ऑस्ट्रेलिया पे लगा दिए टैरिफ। कोरिया के साथ एफटीए था, कोरिया पे टैरिफ लगा दिए। जापान स्ट्रैटेजिक अलाई है, 1945 के बाद का सबसे बड़ा अगर डिफेंस यूरोपियन नेटो के बाद जापान है। जापान पे टैरिफ लगा दिए, बोला 50% लगाऊंगा, और फिर उनको % पे विवश कर दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑपोजिशन वगैरह जरूर बोलेंगे भारतीय सरकार की नाकामी है। जर्मनी ने क्या कर लिया?
जो चौथा बड़ा तीसरा बड़ा देश है, जापान ने क्या कर लिया। तो भारत तो अभी तो ये शुरुआत है, ये नेगोशिएशन होगा और 15% पे आके टिकेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बैठकर जब बातचीत होगी तो 15% पर ही होगी, और उस पर वो मान जाएंगे। अनुराग सर, आपका क्या प्रेडिक्शन है? is it really is this less about India specifically and more about signaling कि भैया जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, यूएस जो है वो टैरिफ को यूज़ करेगा एज लेवरेज टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट्स, तो ये सिग्नलिंग ज़्यादा है या पर्टिकुलरली सच में इंडिया को टारगेट किया गया है? अनुराग जी। दीपक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज़ ऑलवेज एन ऑनर आपके प्रोग्राम में और बगा सर के साथ में ज्वाइन करने के लिए। तो ये तो हमेशा एक सम्मान की बात है, और थोड़ा परिवार की मसरूफियत थी तो वो मैं शामिल नहीं हो सका पिछले कुछ 2-3 महीने से, तो बट मैं आई एम ऑल अवेलेबल नाउ, राइट, एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर, राइट। वेलकम सर। तो दूसरा, तो मेरा जब कोई कोई जिसको बोलते हैं कोई सिलेबस का छूट जाता है ना, तो मैं मॉर्निंग में बगा साहब का वीडियो सुन के अपडेट कर लेता हूँ, रिफ्रेश हो जाता है मुझे कि अच्छा क्या क्या डेवलपमेंट हुए, तो वो स्पेसिफिक्स देखिए जो ये सारे कवर करते हैं, रिवीजन हो जाता है मेरा हमेशा की तरह। एनी सो देखिए दीपक, मैं तो इसको एक डील ही मानूंगा। इन अ वे क्या हो गया है कि सर से बला हटी। आप देखिए, ये 20% तो सबको ही मिला है दीपक जी, है ना। जी। वियतनाम को 20 मिला है, इंडोनेशिया फिलीपींस को 19 मिल गया है, जापान और यूरोपियन यूनियन जो कि इतने स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं 15 तो उनको भी मिल गया है। यूनाइटेड किंगडम ने 10% लिया है, जबकि यूएस का सरप्लस है यूनाइटेड किंगडम से, वहां तो डेफिसिट भी नहीं है, तो भी 10% उनको मिल गया। देखिए, टू अ सर्टेन एक्सटेंट यूएस की फिलोसफिकली ही इज सेइंग दैट अगर आप यूएस मार्केट को एक्सेस कर रहे हो, जो कि सब यूरोपियन कंपनीज भी करती हैं, तो आपको एक उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। अभी तक वो कॉस्ट नहीं दी। देखिए, लेट अस आल्सो एक्नॉलेज दैट यूएस वाज फ्री फॉर एवरीवन टू एक्सपोर्ट, बट यूएस एक्सपोर्ट्स वर नॉट वेलकम इन एवरी कंट्री। तो वो टू वे फ्री ट्रेड तो नहीं था अब तक। अब अगर इंडिया की बात भी करें तो मेरे ख्याल है दीपक, अगर इसको हम 20 पे ले 15 आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा डिफिकल्ट है, अनलेस इंडिया बाइज स्ट्रॉन्ग डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। नहीं तो 20 पे भी ले आते हैं तो काफी। और आई थिंक उसकी गुंजाइश ट्रम्प साहब ने छोड़ी रखी है कि अगर टीम्स आएंगी तो अब आई थिंक द होल पॉइंट टू नेगोशिएट इज कि भाई या तो आप डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लीजिए, जो 40 बिलियन का जो डेफिसिट है इसको किसी तरह पूरा कीजिए, जो मेरे ख्याल है इतना गलत भी नहीं है दीपक, क्योंकि हमने बहुत ओवर रिलायंस रखा है इंडिया ने यूरोपियन और रशियन इक्विपमेंट्स पर, और दे माइट बी गुड बट आई डोंट नो लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट अगर यूनाइटेड स्टेट्स के पास है तो वी शुड बी ओपन टू इट, ऐसा मेरा मानना है। एक और दीपक, एक बात कहूंगा, कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस में इट्स अ चॉइस इंडिया हैज मेड। इफ वी जस्ट, देखिए मैं मानता हूं जो थोड़ा सा इंडिया को जो अफसोस हो रहा है वो मैसेज की बेरुखी है कि भाई इस तरह से तो आप जलील नहीं करते, राइट। बट लुक एट द नेगोशिएशन पॉइंट ऑफ इंडिया। आप एग्री और डेयरी को नहीं ओपन करेंगे, मास मार्केट में तो वही प्रोडक्ट्स आ सकते हैं यूनाइटेड स्टेट से, और क्या आएगा। लग्जरी मार्केट में आप देखिए टेस्ला 70% टैरिफ पर बिक रही है इंडिया में, तो वो इतनी महंगी कार है नहीं, इतना फैंसी है भी नहीं जित प्राइस पे इंडिया में बिक रही है। मैं सर सीधा सीधा आपसे पूछूंगा, ये क्योंकि इस पूरे उसमें ये कहा जा रहा था कि ट्रम्प जो है वो नेगोशिएट हमेशा करना चाहते हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो क्या आप ये मानते हैं कि भारत ने अपना स्टांस जो फर्म रखा है, कहीं एक आईना जरूर दिखा दिया है कि भाई हम कम से कम न जल्दबाजी के मूड में हैं और ना समझौते के मूड में? नहीं दीपक, इस पे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। हाँ, देखिए ये आईना तो फिर आप पूरी इकोनॉमी क्लोज कर लीजिए और फिर दुनिया को ही आईना दिखा दीजिए कि देखिए कोई भी वेलकम नहीं है। देखिए अल्टीमेटली इकोनॉमीज को ओपन करना कंट्रीज के फेवर में रहता है। ऐसे तो फिर आप बैंक नेशनलाइजेशन पे चले जाइए, 60s में और 70s में बैंक नेशनलाइजेशन हो गया, फिर आपने सभी को क्लोज कर दिया। इकोनॉमी को ओपन करने से कंपटीशन आता है, कंज्यूमर्स के लिए फायदा होता है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि जीएम फूड्स अगर इंडिया में आते हैं, इंडिया की विच इज अ वेजिटेरियन कंट्री लार्जली, फल सब्जियों की पूरी समस्या ही दूर हो जाएगी। एवरी कंट्री हैज अडॉप्टेड इट, बट 50% लोग फार्मिंग पर डिपेंडेंट हैं, तो वो बैलेंस करना, तो गवर्नमेंट का एक्ट को आप बैलेंसिंग एक्ट देखिए, कंट्री के क्या फेवर में है आई डोंट नो।
गवर्नमेंट्स एक्ट फर्स्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, देन द कंट्री कम्स। बट कंट्री को तो भी आप समझा लेंगे, हाँ कंट्री सर, को बात मैं सीधी मैंने तरह का मैंने नजरिया लेके समझ। एक्चुअली मैं सर इसी को समझना चाह रहा हूँ सर। मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं जरा बग्गा सर से भी समझ लेता हूँ। श्योर श्योर। बग्गा सर, क्या ये साइन है दैट इंडिया शोड इट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज नेशनल इंटरेस्ट? मतलब आप पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी देखिए, हमने एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोटेक्शन पर जो है अपना स्टांस फर्म रखा है। हमने कंसिस्टेंटली रिफ्यूज़ किया है कि हम आपके लिए एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को ओपन करेंगे। हम जानते हैं हमारा फूड सिक्योरिटी, स्मॉल फार्मर्स की लाइवलीहुड इससे जुड़ी हुई है। इससे पहले भी हमने जीरो टैरिफ क्लेम्स को जो पूरी तरह से साफ हमने कहा कि भैया, क्योंकि इन्होंने झूठ फैला दिया था कि जीरो टैरिफ ऑफर किया इंडिया ने, तो हमने उसका वो दिया। हमने ऑयल इंपोर्ट्स को इस बीच में डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ था। तो सर आपको लग रहा है कि इस बार हमने थोड़ा सा सख्ती दिखाते हुए ट्रम्प साहब को आईना दिखाने की कम से कम कोशिश की है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दीपक जी क्या हुआ है, एक तरफा डील्स हुए हैं। अगर यूरोप जैसा, अगर आप यूरोप के लीडर्स के बयान पढ़ें तो फ्रांस के लीडर ने बोला बहुत खराब डील है, जर्मनी ने कहा कि ये बहुत हमारी इकोनॉमी को हर्ट करेगा, और स्पेन ने कहा कोई और हमारे पास विवशता थी और कोई हमारे पास विकल्प नहीं था, बट बहुत खराब डील है। आयरलैंड, जिसका बहुत भारी भरकम फार्मा एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को, आयरलैंड ने भी कहा कि देखिए और विकल्प नहीं था, तो फिर बेस्ट ऑफ द वर्स्ट डील हम करके आ गए हैं। बट यूरोप के साथ भी, जिसका जैसे अनुराग जी ने कहा बहुत बड़ा आपका रिलेशन है, यूरोप और यूएस को जोड़ दें तो 44% जीडीपी दुनिया का दोनों से आता है। तो बहुत बड़ा $1.9 ट्रिलियन का उनका ट्रेड है, जिसके ऊपर उन्होंने वन साइडेड ऐसी डील उनको विवश करके बनाई। अब 750 बिलियन जो एनर्जी बोल रहे हैं उतना है ही नहीं, यूएस के पास ही नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए। यूरोप में 250 बिलियन वो उनका कुल है बजट। आप भारत को बोल दें कि आप 200 बिलियन तेल ले लीजिए, भारत तो 128 बिलियन तेल लेता है दुनिया से। कल आप $50 पे दे दो, जो रशिया $50 पे हमें दे रहा है, आप हमें दे दो, और ये बोल दो कल आपकी पाकिस्तान से लड़ाई हुई या चाइना से हुई, मैं तेल नहीं रोक दूंगा। हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी तो देखनी है ना, वो तो कोई गारंटी आपकी है नहीं। 71 का आपका रवैया हमने देख लिया रिचर्ड निक्सन के टाइम का, तो और वो कुछ बदला नहीं है रवैया। हम फिर भी एक पिछड़े हुए देश है, हमें उनको सलाम करना चाहिए, वही उनका है। ये जरूर है, ठीक है, आईटी के कारण हम कहीं और आगे निकल गए हैं और हमारे सीईओज भारतीय मूल के बहुत बन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट है, बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेंस बहुत हाई है। तो ये रेड लाइंस थे, फिर भी सरकार ने बहुत अच्छी तरह किया कि कुछ भी ये सार्वजनिक तौर पे नहीं निकला। तो ये सब कुछ पर्दे के पीछे बात होती रही और आराम से सरकार करती रही। 5 समिट हो गए, छठा अब अगस्त के बीच में होने वाला था। हमें यही लग रहा था सितंबर में ट्रंप आने वाले थे भारत, क्वाड की बैठक है जिसमें उनको न्योता गया है भारत से, तो लग रहा था वो जब आएंगे तो बिग ब्यूटीफुल इंडियन डील करेंगे, इसलिए हमें लग रहा था पोस्टपोन हो जाएगा। आजकल में 90 दिन की और अवधि बढ़ा देंगे और सितंबर तक वर्कआउट हो जाएगा। आज जो किया है उसके पीछे हमें तो पता नहीं क्यों इस टाइमिंग ऐसे किया है, बट जो फंडामेंटल्स देख के हम बता सकते हैं 87 बिलियन का आपका हमारा एक्सपोर्ट है यूएस को, उसमें से आप फार्मा निकाल दीजिए जो अभी बाहर है, इलेक्ट्रॉनिक्स अभी बाहर है, उसको आप लगाएंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा, और साथ में स्टील और एल्यूमिनियम पे तो ऑलरेडी 50% आ ही गया था, तो वो तो कोई बदलाव नहीं है। ऑटो एंसिलरी पे 25% ऑलरेडी चल रहा था, तो वो कोई बदलाव नहीं है। तो अब ये देखना है कितना इम्पैक्ट, जो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन आ रहा है दीपक जी, जी 80 बिलियन से ज्यादा का हमारा निर्यात है अमेरिका को, और उसमें से जो इम्पैक्ट आएगा ये 25% का $4 बिलियन तक, तो 0.1% जीडीपी का है। कुछ फिस्कल स्टिमुलस लाना पड़ेगा, कुछ कंपनियों को बचाना पड़ेगा, जो छोटी मझोली कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट पे निर्भर हैं अमेरिका को, उनके लिए नए मार्केट खोलने पड़ेंगे। नहीं तो दुबई में
और वियतनाम में, मेक्सिको में भारतीय कंपनियों की ब्रांचेस खोलिए, यहाँ से माल जाए, वहाँ मेड इन वियतनाम लेबल लगे और अमेरिका चला जाए 20% पे। अगर वो 5% का डिफरेंशियल वाजिब है, अगर नहीं है तो 25 पे भेजेंगे, आप कीमत बढ़ा के भेजेंगे। आप देखते हैं क्या होता है, कुछ मार्जिन हमारी कंपनियों के कटेंगे, कुछ वहां की इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वो सब अब देखना पड़ेगा। बट जेम्स, ज्वेलरी, लेदर और टेक्सटाइल जैसे बहुत हाईली लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को चोट जरूर आती है। तो सरकार को कुछ ना कुछ मदद इन सेक्टर्स के लिए करनी पड़ेगी और नए या तो मार्केट्स खुलवाएं उनके लिए, वो जो है नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया बुखलाहट में नए मार्केट ढूंढ रही है। तो हाँ जी। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार बैठी है, सब सब्सिडाइज कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चाइना बैठा हुआ है जो कर रहा है ये। तो ऐसे माहौल में ज्यादा जी सर। सक्सेसफुल होना मुश्किल है। वो 0.1% जीडीपी का इम्पैक्ट है, कल मार्केट 1% गिरेगा, फिर ठीक हो जाएगा। जब अच्छे डील भी आए, ये जापान या ईयू का जब स्टेबिलिटी वाले डील भी आए, तब भी वो मार्केट ज्यादा बढ़े नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी राहत में भी कोई रिलीफ रैली हुई है। बट ये घबराहट का गिरना मुझे लगता है 1-8% से ज्यादा नहीं है, इतना इम्पैक्ट नहीं है। एक हादसा सही, फकत इतना अहम नहीं। जी, एब्सोल्युटली सर। आपने बैक ऑफ द एनवेलप इम्पैक्ट की भी बात करी 80 बिलियन के आसपास। जो ओवर देखा जाए एक्सपोर्ट रेवेन्यू लॉस को अगर हम देखें तो जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था यूएस को, वो 74 बिलियन डॉलर था लगभग 2024 में। इसमें जो की सेक्टर्स हैं जिसका बग्गा सर ने भी जिक्र किया, जेम्स एंड ज्वेलरी 8.5 बिलियन डॉलर है, फार्मास्यूटिकल्स 8 बिलियन है, पेट्रोकेमिकल्स का लगभग 4 बिलियन है, टेक्सटाइल एंड ऑटो पार्ट्स भी हैं। तो अगर आप देखें अनुराग सर, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, कितना इसी 25% के साथ अगर आगे बढ़े तो भारत के लिए कितना एक तरह से लॉस, या मैं कहूँगा रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिमांड? तो डिमांड तो दीपक जी दो नजरिए से देखना होगा। बट देखिए, मार्जिनल डेंट तो आएगा बट नॉट सिग्निफिकेंट। अगेन ये जो 20% 25% टैरिफ लगता है, इसकी कॉस्ट देता कौन है अल्टीमेटली? अभी जो चल रहा है इस समय, देखिए, या तो डॉलर स्ट्रांग हो जाता तो फिर इन अ वे वो हमारे जैसे कंट्रीज पे कॉस्ट पड़ती, क्योंकि डॉलर ऑलरेडी वीकन हो चुका है। तो हमारे कंट्रीज को वो फायदा ऑलरेडी मिल चुका है कंपैरेटिवली। ओके, अब यूरोपियन यूनियन को ज्यादा मिला है, अदर कंट्रीज को कम मिला है। तो एक तो ये प्ले है। सेकंड, एज ऑफ नाउ जो इक्वेशन चल रही है वो ये है कि अबाउट 60 to 70% यूएस कंज्यूमर को पास ऑन हो जाएगी कॉस्ट या एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अबाउट 20 to 30% ही जो सोर्स सप्लायर है उस पर लग रही है। अब 25% का 20-30% लगा लीजिए, 6-7% पड़ता है, वो तो कोई ज्यादा नहीं है। तो इम्पैक्ट मार्जिनल है, सेंटिमेंट का इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन मार्केट विल मूव ऑन दिस। एक बात अजय सर ने बहुत अच्छी कही कि इस पूरे डिस्कशन में मेच्योरिटी अगर किसी ने दिखाई है तो वो इंडियन साइड ने दिखाई है। कोई बेकार की व्यर्थ की बयानबाजी नहीं, और अपने स्केड्यूल को स्टिक करना। थोड़ा इंप्रूवमेंट एरिया दीपक जी वो यहाँ पर है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, देखिए, डेट्स डिफर बहुत करती है। एंड आई थिंक व्हेन वी रियलाइज द अदर पार्टी इज नॉट इन अ मूड टू, उनकी एक डेडलाइन है, पीपल थॉट दैट ऑलवेज वो डेडलाइन को डिफर करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं कोई थ्रेट तो रखना होगा। मैं कह सकता हूँ अभी भी कॉम्प्रोमाइज, बेटर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन अगर वो बिना कोई थ्रेट के हो तो फिर उसका मतलब नहीं है। तो इसलिए उन्होंने डिफॉल्ट कह दिया कि देखिए लगेंगे 25, आपको कम करना है कर लीजिए, नहीं करना है तो ठीक है। एंड आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट विल ऑल्सो रियलाइज दैट अगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो यही चलने दो। तो दैट्स वेयर वी आर दीपक जी इस समय। बट एक चीज कहूंगा अल्टीमेटली दीपक, इट्स ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ मेकिंग इंडिया कंपेटिटिव, राइट? जैसे वो 91 में लिबरलाइजेशन का मोमेंट हुआ, वो हमारे ऊपर फोर्स्ड मोमेंट था लिबरलाइज करने का, लेकिन उससे कंट्री को अल्टीमेटली फायदा हुआ। गवर्नमेंट्स की स्टोरी तो उससे पहले भी चल रही थी, कुछ ना कुछ स्टोरी गवर्नमेंट्स बना देती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू बी कंपेटिटिव। नहीं तो चाइना के पास सरप्लस कैपेसिटी है, किसी ना तरह से वो घूम के इंडिया में आती ही है और आएगी। इफ यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव प्लेयर ऑन मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। अब वो चाइना से आए, कहीं और कंट्री से आए, और आपके एक्सपोर्ट्स को नुकसान होगा। तो वो एक लार्जर पॉइंट है, राइट? कि व्हाई डू वी हैव टू गेट टेस्ला एट अ 70% टैरिफ इन इंडिया?
मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कितने कितने लोगों ने खरीदनी है वो कार, बट आई जस्ट डोंट गेट इट। समवेयर वी नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस, दीपक। ये हमारा एक थोड़ा सा लेसन भी है, राइट, दैट वी नीड टू वर्क ऑन दिस। लेकिन आपने जो बेसिक जो पॉजिटिव आउटकम्स जो बताए ना, जब टैरिफ की बात होती थी शुरुआत में, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें थोड़ा सा वापस उन बेसिक्स पे भी जाना पड़ेगा कि इसमें क्या हमारे लिए कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी हो सकते हैं। इनफैक्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट की बात हमने तब से शुरू कर दी थी जब से ट्रम्प साहब ने टैरिफ को दिखाना शुरू किया, और हमने मतलब थैंकफुली हम लोगों ने उस पर काफ़ी बयानबाजियों के इतर हमने कुछ धरातल पर काम करना भी शुरू किया है। ट्रेड पार्टनर्स को हमने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया, ईयू की तरफ हम जा रहे हैं, आसियान ट्रेड डील्स को हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उस तरफ भी। तो कुल मिला के ये आपने सही बोला सर कि ये कम से कम हमारे खुद के गिरेबान में हाथ डालने और उसको चेक करने के लिए एक बड़ा मौका था। बट अब आगे क्या होगा बग्गा सर, आगे क्या होगा? आपने जो 15% कहा है कि एट द एंड ऑफ द डे टेबल पर आकर 15% पे बात बन जाएगी, ज़रा उसका रास्ता बताएं सर। ऐसे ही दिल धड़कते रहेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा या ये शांत भी होगा? नहीं, देखो, अनुराग जी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए और बहुत अच्छा नजरिया है। एक, आपको सक्षम बनना है। आप $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हो, बट आपका ब्यूरोक्रेसी अभी भी बैठा है 20-25 साल के ब्रिटिश इंपीरियल राज में ही। आपको ज्यादा सक्षम होना पड़ेगा। यूरोप का भी फेलियर है। यूरोप का जो इकोनॉमिक कैपिटल है और उसके पॉलिटिकल कैपिटल में नहीं आया, जबकि ट्रंप ने पॉलिटिकल कैपिटल अमेरिका का बहुत जबरदस्त बना दिया। सिर्फ ये इकोनॉमिक कोर्शन केवल चाइना कर रहा था, रशिया कर रहा था दुनिया के ऊपर। ये ट्रंप ने पहली बारी आके अमेरिका का इकोनॉमिक कोर्शन बना दिया। तो हमें अब मुस्तैद होना है। एक हमारे को जैसे 91 की इन्होंने बात की, उस तरह का एक लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन की मुहिम छेड़नी है कि अब खुद कॉम्पिटिटिव बनने के लिए। दूसरा ये देखना है जो फेलियर्स रहे हैं। एशियान के साथ एफटीए हुआ, हमने उनके लिए 71 टैरिफ लाइंस खोल दी, कुछ कंट्रीज के लिए 87 टैरिफ लाइन खोल दिए, उन्होंने 40-47 खोले। तो अब देखिए, एशियान में चाइना का माल आ रहा है, एशियान का ठप्पा लग रहा है, मेड इन एशियान, और भारत के अंदर आ रहा है। ये हम इतने जनरल जर्नलिस्ट को मैं समझा समझा के थक गया। ढिंडोरे पीट रहे हैं कि इंडिया से आईफोन ज्यादा जा रहे हैं चाइना। अरे भैया, उस आईफोन के अंदर है क्या? 28% आपका वैल्यू ऐड है, 72% उसके अंदर जो माल है वो चीनी माल है। एब्सोल्युटली। वो आप ले रहे हो और फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, और आप कह रहे हो, और पूरा आप उसका जैसे ये आपके फूड डिलीवरी या ई कॉमर्स वाले जीएमबी वगैरह लगा लेते हैं, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। आप पूरा वैल्यू ले रहे हो, बट उधर सामने आपका जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सामान तो चाइना से आता है सारा, उसको आप असेंबल कर रहे हो, 28% आप वैल्यू ऐड करके भेज रहे हो, बट आप क्लेम कर रहे हो 100% एक्सपोर्ट। वो बिल्कुल गलत चीज है। तो एक तो रियलिस्टिक होना है, डीरेगुलेट करना है। कारों पे देखो, 50% से ज्यादा आपका टैक्स लगा हुआ है। इतनी बुरी कारें हमें मिलती हैं, अनसेफ कारें मिलती हैं, पुरानी जनरेशन की गाड़ियां मिलती हैं, और उसको प्रोटेक्ट करके आप बैठे हो। हाँ, कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो इंडस्ट्री हमारे जीडीपी के लिए, एकदम से आप नहीं खोल सकते, बट कुछ टैक्स में रियायत दीजिए और उनको आरएनडी की तरफ बढ़ाइए। तो ये $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का बिहेवियर नहीं है हमारा, ये सबसे अहम बात है। बट ये भी दिख गया, जापान 4 ट्रिलियन 1993 में बना था, आज भी उसका बिहेवियर नहीं है। आज भी बेचारे बहुत डिसेंट हैं और मार खा के चले गए ट्रंप से। जर्मनी 4 ट्रिलियन कब का पहुंचा हुआ है, उसके लिए तो इतनी खबर, आज -0.1% उसका दूसरी तिमाही का रिजल्ट आया। अगली तिमाही में शायद रिसेशन आ जाए जर्मनी में, उसके लिए एग्जिस्टेंशियल है। एक तरफ से गला चाइना ने दबोचा हुआ है, दूसरी तरफ ट्रंप आ गया। अब जर्मनी 4 ट्रिलियन की तरह बिहेव नहीं कर रहा, हमें भी वो 4 ट्रिलियन की तरह बिहेव करना है। वो आज हम नहीं है। मैं अगर हूं ना दीपक जी, मैं बोलूं कल जाके 2 बिल्डिंगें खरीदो दुबई में। हमारी सारी कंपनीज जितने एक्सपोर्टर्स हैं उनको मैं सीड कैपिटल दूंगा, दुबई में आप अपनी ब्रांच खोलो। दुबई में मेड इन दुबई आप लेबल लगाओ, सामान के ऊपर चिपकेगा, अमेरिका जाएगा आपका सामान। दो पिछले 2 महीने में चाइना का अमेरिका को एक्सपोर्ट 15.4% गिरा,
चाइना का एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड 4.8% बढ़ गया। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ देश जो अमेरिका के जितना एब्जॉर्ब कर सकता है। ये पूरा ट्रांसशिपमेंट हो रहा है। लिसोथो से, पेंगुइन आइलैंड से, कुक आइलैंड, जहां भी आप देखें मेड इन कुक आइलैंड लगा के चाइनीज माल जा रहा है अमेरिका के अंदर। आपको भी वो करना पड़ेगा, और उसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट करवाती है, अपनी कंपनीज को सहूलियत देती है। हमारी सरकार को करनी पड़ेगी। वो एम्बेसी वाले ऐसे बैठ नहीं सकते कि भाई 6 बजे तक तो मेरा ऑफिस खत्म हो जाता है, आप देख लो जो करना है। सबको कमर्शियल बनना पड़ेगा। अगर देश हित के लिए काम करना है, सबको ये मुहिम छेड़नी पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही कहा सर। ये ना बड़ी अजीब सी हमारी मेंटालिटी है कि घर के भीतर तो हम मिनिमम ईमानदार रहेंगे। मतलब ईमानदारी के ढिंडोरे क्या ही पीटने, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे सरकारी तंत्र की ईमानदारी तो जग जाहिरी है। लेकिन जैसे ही विदेश जाने की बारी आएगी, बिजनेस, एक्सपोर्ट एथिक्स, जो ट्रांसशिपमेंट की आपने बात की, वहाँ पर ये भर भर के जो है, अजी ये तो दुनिया देखेगी, हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर बिहेव करना है आपको 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन जैसी इकॉनमी की तरह अगर आपको बिहेव करना है, तो फिर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा सोच में भी, और उसके लिए आपको अमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। मैं अनुराग सर आपके पास आऊँगा। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, ट्रम्प साहब से मिले भी होंगे। ज़रा आपसे ये समझना चाह रहे हैं, ये ट्रम्प साहब आज फिर एक अजीब सा फ्लक्चुएटिंग रेटोरिक जो मार देते हैं ना, वो कि पहले बोल दिया हमारा दोस्त है, और फिर पीछे से कह दिया हम इसको पनिश भी करेंगे, टैरिफ भी लगाएंगे, और ये क्या है सर? मतलब एक्चुअल में वो अनप्रेडिक्टेबल नेगोशिएटर तो हैं, लेकिन हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है ट्रम्प सर? दीपक जी, एक तो अजय सर ने बड़ा कॉशियसली काम की बातें जो कह दी है ना, उसके बाद बचता नहीं ज्यादा कहने को। इस पर एक ही बात कहूंगा। देखिए, एक शेर है कि ये बात तो सच है कि अहले वफा टूट गया, गुनाहगार तुम न सही हम ही सही। तो थोड़ा ये मैसेज की बेरुखी जो है वो ज्यादा हर्ट कर गई है इंडिया को। एंड आई थिंक वी शुड सी कि जब वो दुनिया में हर एक को ऐसे बोल देते हैं तो वो यहाँ भी बोल देंगे। बट he will like you if you are more trustworthy and like totally reliant, right? That is what he is looking at. एंड आई थिंक वो फिर चॉइस है इंडिया की कि वो नहीं करना तो ठीक है, बट आप उसको फिर उस पर बोल्डली स्टिक कीजिए। बाकी हमने चर्चाएं कर ली है दीपक जी। बाकी आई थिंक उसके बाद ज्यादा कुछ कहने को बचा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि ये वाले जो, अब देखिए अप्रैल में इंडिया सबसे पहले डील कर सकता था ऑफ द ब्लॉक, राइट? और लास्ट में सिर्फ इंडिया बच गया। ये मैसेज कहीं दीपक हमें इंटरनली भी परेशान करता है कि आर ब्यूरोक्रेसी इज नॉट मूविंग विद द टाइम्स, राइट? वो एक इंडस्ट्री और ब्यूरोक्रेसी में गैप बना हुआ है। आज भी हम राज एंड अप्रूवल, मतलब बहुत सारी चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि करीब 4-5 साल पहले कुछ डिसीजन लिया था कि हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में कैंपस खोलने की परमिशन दे दी है जी। Nobody cares for that permission. Like, आप ये चीजों को अप्रूव करना बंद कीजिए और थोड़ा दुनिया में शामिल हो जाइए, तो वो देश के लिए बेहतर है। नहीं, वो बड़ा अच्छा बग्गा सर ने बहुत अच्छा बताया अभी वो आईफोन वाला बहुत अच्छा बताया सर ने कि कैसे जो है और दुनिया सोच रही है कि साहब हमें। बट सर मेरी व्यक्तिगत क्यूरोसिटी है, अगर मैं ब्यूरोक्रेसी में होता और मैं अभी इस डील को मैं अगर ट्रेड डील को अगर मैं अब डील कर रहा होता, तो सर मेरे को समझ में तो आए मेरे सामने कौन है, जो मेरे सामने जो बैठा हुआ है वो व्यक्ति मेरे को समझ में तो आए। अभी उनका प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस जो है वो समझ में आता है, चलिए ठीक है। वो फिर अचानक से रेसिप्रोकल टैरिफ को एडवोकेसी करने की शुरुआत कर देते हैं। फिर कभी कभी लगता है बीच बीच में उनका वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अवतार बाहर बीच में आ गया है। फिर अचानक से वो अनप्रिडिक्टेबल नेगोशिएटर बन जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं है, इनको हेडलाइन चाहिए, तो हेडलाइन ड्रिवन लीडर टाइप के वो दिखने लग जाते हैं। आई मीन कितने रूप देखें हम। फिर ऐसा लगता है कि सामने आमने बैठे हुए हैं तो ऐसा लगता है कि बायलेटरल डील इंथुसियास्ट हैं, इनको रुचि आ रही है कि चलो बायलेटरल कर लें। फिर वो अपने आप को, उनको याद आता है अरे मेरे वोटर्स भी हैं, मागा भी है, तो फिर वो इकोनॉमिक नेशनलिस्ट बन जाते हैं। मतलब एक आदमी के इतने रूप, मतलब कैसे हम डील, सामने वाला पता तो चले कि किससे डील कर रहे हैं सर। नहीं, वही है। और हमें देखिए उनके वक्तव्य से नहीं लेना है, उनकी करनी पे करना है। अगर ऐसे आपको डील करना है, मार्केट की तरह ही है ना,
तो आपको नॉइज, बहुत नॉइज आएगी। आप फंडामेंटल 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 पे जाते रहें, वही भारत ने किया है। तो भारत क्लासिकल स्ट्रैटेजी चला रहे हैं, क्लासिकल इंटरनेशनल रिलेशंस। ट्रम्प के लिए कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान उनकी क्रिप्टो कंपनी के साथ करार कर लेता है, वो आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुला लेते हैं। कल आप खोल दीजिए, उनके लड़कों को दे दीजिए क्रिप्टो का। आप 20 शहरों में गोल्फ कोर्स की जगह दे दीजिए उनके लड़कों को कि आके गोल्फ कोर्स बनाइए, आपको मिल जाएगी डील। नहीं, तो उनको एक एक छोटा सा नोबेल का सपना दे दीजिए, बस हो गया काम। लड़कों लड़कों को जी। तो ये ना ये फंडामेंटल्स देखने हैं, और हमें अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि रखना है। रशियन तेल हम नहीं छोड़ सकते। अगर उसके लिए आपका बट्टा बैठता है एक्सपोर्ट्स का, तो वो सही, वो आप दीजिए उनको, डोल आउट दीजिए कि हम तेल खरीद रहे हैं। जो $50 पे रशिया से ले रहे हैं, 65 से बाकियों से ले रहे हैं, वो $15 आप एक्सपोर्टर के जेब में डालिए। इस तरह के काम करने पड़ेंगे बचाने के लिए अपने एक्सपोर्टर्स को भी और अपने राष्ट्रीय हित को भी। ये दोनों मिला। सॉरी भगत सर, एक चीज तो मैं पूछना भूल ही गया आपसे। ये तो पुतिन के साथ भी इनके अच्छे हो गए थे ना, बड़ा अपना दोस्त बता रहे थे। आज पुतिन साहब की इतनी उलाहनाएं दे दे के, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक पंचिंग बैग है और उस बैग में जो है वो पीछे पुतिन साहब हैं और सामने जो है मोदी जी की तस्वीर है और वो पंच किए। मतलब उनको अचानक से ये पुतिन और भारत की दोस्ती क्यों याद आ गई सर? देखिए कुछ, और यही बात आती है जो आपने पहला सवाल किया था, इसी का यही आंसर है कि 9 अप्रैल को कहा था 150 कंट्रीज खड़ी हैं करार करने के लिए, 90 दिन में 90 करार करेंगे हम। अभी तक 6 हुए हैं, और वो भी साइन कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ इंडोनेशिया और यूके का सार्वजनिक हुआ है, कुछ पता लगा है, बाकी कुछ नहीं पता लगा है। तो 6/90 किया है। 100 दिनों से ज्यादा, वो 100 भी नहीं, 130 दिनों में अब हो गया, क्योंकि 8 जुलाई की वो डेट थी। तो परफॉर्मेंस है नहीं। दूसरा, जो कहा कि हम दुनिया से लाएंगे, टैरिफ तो बहुत आ रहा है। $113 बिलियन का टैरिफ आ गया जी। अब वो येल बजट लैब कह रहा है कि एवरेज वेटेड टैरिफ ये 25% भारत से पहले, आज सवेरे का नंबर था 20.3% का टैरिफ हो गया। वो 1911 के बाद मैक्सिमम टैरिफ है। और आपको पता है फिर 1929 में क्या हुआ था, और 1914 में क्या हुआ था, 1939 में क्या हुआ था। 2 विश्व युद्ध हो गए थे, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी बैठ गई थी। इतने हाई टैरिफ जब आप लगाते हैं, बर्बादी का सबब हो जाता है। तो ये वो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ हैं, बहुत स्मार्ट आदमी हैं। जी। वो जानते हैं ये पोस्चरिंग है, हमें जाके फिर से दलीलें देनी पड़ेंगी, बात करते रहना पड़ेगा, और 15% हम लेके आएंगे। 1 महीना 2 महीना लगेगा, सितंबर में आएंगे, उनको अच्छी तरह इज्जत अफजाई करेंगे उनकी, और 15% का अनाउंसमेंट आएगा। एब्सोल्युटली। कंक्लूडिंग रिमार्क अनुराग सर, ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल थिएटर इकोनॉमी पॉलिसी की आड़ में जो टैरिफ के बेस पे जो ट्रम्प साहब ने रचाया है, ये रंगमंच, ये स्वांग, इसकी परिणति क्या होगी सर? हम आखिर में इसका क्या देखेंगे? जब पर्दा बंद हो रहा होगा तो क्या दृश्य होगा? नहीं, दीपक जी, एक बात मैं अब कहना रह गया, जो आपका सवाल भी था। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को फ्रेंड के ही रूप में देखता है। अच्छा। और मैं आपको यहाँ पे ग्राउंड का अंडरस्टैंडिंग बता सकता हूँ। अमेरिकन्स वेलकम इंडियंस कमिंग टू यूएस। दिस इज नॉट ट्रू फॉर आवर नेबर्स, दे डोंट वेलकम आवर नेबर्स, बट इंडिया के लिए, और आप देख रहे हैं इंडियंस कितना लीडरशिप पोजीशंस में हर समय वेलकम है। अनुराग सर, कुछ दिन पहले तो वो कह रहे थे कि चाइना की फैक्ट्री और भारत के कामगार, इनसे मैं छुट्टी दिलाऊंगा आपको अमेरिकन्स को। ऐसे तो वो संकल्प ले रहे हैं वहां पे। वो दीपक, थोड़ा सा मिसयूज भी है उसमें, वो भी हमें मानना पड़ेगा कि बहुत सारा थोड़ा स्टूडेंट के फॉर्म में जो लोग आ रहे हैं, कई बार बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट नहीं भी आते हैं, तो थोड़ा मिसयूज भी है। वो मिसयूज को रोक रहे थे। लेकिन आप देखिए, प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। आज IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एडोबी, सबके CEO इंडियंस हैं। कल एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल में भी एक इंडियंस का एलिवेशन हुआ है फॉर एज अ ग्लोबल हेड। ये US इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। अमेरिकन सी इंडियंस एज देयर फ्रेंड। ये गवर्नमेंट को
को नजरिया थोड़ा बैलेंस करना है कि देखिए डिपेंडेबल पार्टनर बनिए दोनों का। दैट्स अभी देखिए हमारा 70 इयर्स का हिस्ट्री है, हमें थोड़ा सा उसको रीलुक भी करना है। रशिया इज अ लूजिंग पावर नाउ, राइट? सो अगर हम सारी बेट्स अपनी रशिया पे रखेंगे तो हमें उसको थोड़ा बैलेंस करना है। बट दैट्स इट, उतनी ही जरूरत है दीपक, ये मेरा मानना है। अदरवाइज इट्स अ ग्रेट पार्टनरशिप एंड वी शुड कीप द फ्रेंडशिप विद चाइना से तो देखिए रख नहीं सकते, तो अमेरिका से ही करनी पड़ेगी ना थोड़ी दोस्ती, दीपक। ऑल राइट सर, तो देखते हैं आगे। जो ट्रम्प साहब पहले दोस्त बोलते हैं और फिर पीछे से टैरिफ भी थोपने की कोशिश करते हैं। इस अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर में भारत और अमेरिका के संबंधों की जो गाड़ी है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, और देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या, जो बग्गा सर और आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि 15% पे टेबल पे बैठ के बातचीत करने के बाद 15% पे बात बन जाएगी। अब ये भारत के हित में होगा नहीं होगा, ये देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा सर हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग सर, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आइए अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।